हाँ, एक बार स्वागत है आपका तैयारी के तरबियत में। 12th क्लास का लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज हम ये समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है लास्ट वीडियो में हमने समझा था। आज हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, द्वि का अर्थ साधित होता है दो, और ध्रुव का अर्थ आपको पता है दो सिरे या दो पोल। तो द्विध्रुव का अर्थ होता है अगर दो आवेश हैं जो पास पास में रखे हुए हैं, किसी भी प्रकार के दो आवेश हैं जो पास पास में रखे हुए हैं और ये विपरीत प्रकृति के हैं, अर्थात अगर एक प्लस क्यू है तो दूसरा अवश्य माइनस क्यू होगा। विपरीत प्रकृति के यदि दो आवेश हैं और वो कुछ निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दो विपरीत प्रकृति वाले जो आवेश हैं निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, इनसे जो सिस्टम बनता है, इनसे जो निकाय बनता है, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। NH3 है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। H2O है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। कैसे है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको पता है ये इन आयनों में टूटता है, तो ये इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, विपरीत प्रकृति का है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, तो इनको मिलाकर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। ठीक इसी प्रकार से NH3 जो है आपका N नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ये वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। H2O है, H पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें कुछ निश्चित दूरी पर दो विपरीत प्रकृति के आवेश रखे होते हैं, परंतु इन दोनों का जो परिमाण होता है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो समान होती है। हमने दोनों को क्यों माना है, क्यों क्यों माना है? क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू होती है, परिमाण होता है, वो समान होता है। क्या अलग होता है? चिन्ह अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। एक अगर धनावेशित है तो दूसरा अवश्य ऋणावेशित होगा। तो दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश अगर एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो इनसे जो निकाय बनेगा वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसको 2l माना जाता है। अब 2l क्यों मानते हैं, इस प्रश्न का जवाब अभी आगे मिलेगा। l क्यों नहीं मानते हैं, 2l ही क्यों मानते हैं, इसका जवाब आगे मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वो दो आवेशों से मिलकर बना एक निकाय होता है, जबकि उसमें जो आवेश होते हैं वो कैसे होने चाहिए, समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। समान आवेश के तथा विपरीत प्रकृति के अगर आपके दो आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो उनको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की संज्ञा देते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको पीछे प्रदर्शित किया जाता है और ये एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है, ये एक सदिश राशि है। P बराबर होता है Q इंटू का 2l। Q क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, या परिमाण की बात हो रही है तो प्लस और माइनस चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल वैल्यू लेनी है, केवल अंकित मान लेना है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों का परिमाण समान है, अभी बताया आपको,
केवल प्रकृति और या चिन्ह विपरीत होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसका जो मात्रक होता है, बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिए, बगैर मात्रक और बगैर विमा के काम नहीं चलेगा। इंटरमीडिएट में आपको प्रत्येक राशि का मात्रक और प्रत्येक राशि की विमा पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको याद करना आना चाहिए। बहुत सी राशियां हैं याद नहीं होने वाली हैं, तो उनको निकालना कैसे है ये तरीका मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो मात्रक है इसमें Q है, Q का अर्थ है कूलाम, Q का अर्थ है कूलाम। दो एक संख्या है, संख्या को विमा लिखते समय या मात्रक लिखते समय सम्मिलित नहीं किया जाता है, सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कूलाम है, इसके साथ ये गुणा है, तो हम मात्रक में इस तरीके का चिन्ह प्रयोग करते हैं जिसे हम हाइफन बोलते हैं। ठीक है, यल है, यल क्या है, दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, इसको कूलाम मीटर कहते हैं। अगर अंतर नहीं कर पाते हैं आप तो इसमें C कैपिटल होता है, M स्मॉल होता है। इसके न्यूमेरिकल पढ़ते समय हम बहुत बार गलती करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है उसके मात्रक में C और M लिखा है, इसको हम सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं। तो इतनी आप विवेकशील हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है तो ये P की बात हो रही है, ना कि लंबाई की बात हो रही है, तो हम इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ सकते हैं, हम इसको कूलाम मीटर पढ़ेंगे। C कैपिटल होगा, M स्मॉल होगा, और सेंटीमीटर में क्या होता है, C और M दोनों स्मॉल होते हैं, C और M दोनों स्मॉल होते हैं। ये आपको डिफर पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। विमा कैसे निकालेंगे, Q की विमा होती है 80, बताया था आपको। साथ में अभी मैंने बताया संख्या को ना विमा में शामिल किया जाता है ना ही मात्रक में शामिल किया जाता है, तो L की विमा लिखी जाएगी। L की विमा होती है L ही होती है क्योंकि वो लंबाई होती है। तो इसको अगर एक क्रम में लिखेंगे तो ये होता है इसकी विमा LPA। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो विमा होती है वो आपकी LPA होती है। एक बार पुनः हम समझते हैं दोनों चीजों को, ध्यान दीजिएगा पुनः। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, द्विध्रुव शब्द का अर्थ होता है, द्वि का अर्थ होता है दो और ध्रुव का अर्थ होता है सिरे अथवा पोल। ठीक है, तो इसमें द्विध्रुव में क्या होंगे, दो सिरे होंगे और उन दोनों सिरों पर क्या स्थित होगा, दोनों सिरों पर स्थित होगा आवेश, और वो आवेश कैसा होगा, समान परिमाण का होगा, परंतु प्रकृति जो होगी वो अलग अलग होगी। अर्थात अगर एक धनावेश है तो अवश्य दूसरा ऋणावेश होगा, एक ऋणावेश है तो दूसरा अवश्य धनावेश होगा। तो आपके द्विध्रुव में दो ध्रुव होते हैं, अर्थात दो सिरे होते हैं, जिनमें जो आवेश जो होता है वो आपका विपरीत प्रकृति का तथा समान परिमाण का होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम 2l मानते हैं, जिसका जवाब आगे मिलेगा कि इसको 2l क्यों मानते हैं, L क्यों नहीं मानते हैं, जब इसका हम अनुप्रयोग करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो दो आवेशों से मिलकर बनता है। वो दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है वो समान होता है, परंतु उनकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। यदि एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश होगा, जैसे HCl NH3H2O। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया और जल, ये किसके उदाहरण है, वैद्युत द्विध्रुव के। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण का अर्थ होता है टॉर्क। ठीक है, इसको P से प्रदर्शित किया जाता है, ये एक सदिश राशि है इसलिए हमने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है। Q अदिश राशि है, लंबाई एक अदिश राशि है, इधर इसलिए इधर कोई भी वेक्टर नहीं लगाया है, तो ये इसका सदिश रूप ही है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण में चिन्ह नहीं लिया जाएगा, केवल वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है, L का मात्रक मीटर होता है, तो इसको हम कहते हैं कूलाम मीटर। ये हो गया cm, ये सेंटीमीटर नहीं है, इसको हम कहते हैं कूलाम मीटर। C का अर्थ कूलाम है, M का अर्थ मीटर है। विमा क्या होगी, Q की विमा होती है 80,
लास्ट वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि क्यू की विमा 80 होती है और एल क्या है, लंबाई है, इसकी विमा एल होती है। तो इसको हम एक ऑर्डर में लिखेंगे तो इसकी जो विमा होगी वो हो जाएगी एल टी ए। हमने आपको बताया था कि जो ऑर्डर होता है विमा लिखने का एम एल टी ए थीटा, ये ऑर्डर होता है। एम का अर्थ होता है द्रव्यमान, एल का अर्थ होता है लंबाई, टी का अर्थ होता है समय टाइम, ए का अर्थ होता है धारा और थीटा का अर्थ होता है तापमान। तो ये ऑर्डर होता है किसी भी राशि की विमा लिखने का। उम्मीद है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी होती है? तो सबसे पहले समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दो तरह से निकलती है या दो तरह से होती है। ठीक है, वो कौन कौन से तरह हैं आपके, कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला प्रकार जो होता है वो होता है अक्षीय स्थिति। पहला प्रकार जो होता है अक्षीय स्थिति होता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। लेकिन ये भी दो अवस्थाओं में होती है। कौन सी दो अवस्थाएं होती है? पहली जो अवस्था होती है वो अक्षीय स्थिति होती है अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति होती है। ये क्या होती है अभी हम समझेंगे। दूसरा टाइप होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति अथवा या अनुप्रस्थ स्थिति। अक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए। अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति या निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है। अक्षीय स्थिति में क्या होती है? तो अक्षीय स्थिति क्या होती है? ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव जो बनता है वो दो आवेशों से मिलकर बनता है, पता है आपको। लेकिन ध्यान रखना है कि जो आवेश होते हैं उसमें माइनस क्यू पहले लिया जाता है और प्लस क्यू बाद में लिया जाता है। इसका डायग्राम बनाते समय इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसमें जो दो आवेश होते हैं उसमें से माइनस क्यू पहले लिया जाता है, प्लस क्यू बाद में लिया जाता है। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से क्या बन गया है? वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। और इसकी जो दूरी होती है इनके बीच की वो क्या होती है? इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। आपको बताया था कि दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। इसका जवाब यही मिलेगा कि 2l क्यों होती है। ठीक है, अब इन दोनों का एक मध्य बिंदु होगा। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव जो है ये AB है, वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसका कोई मिडिल पॉइंट होगा, वो मिडिल पॉइंट हमने मान लिया O है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी बटेगी 2l और ये हो जाएगी LOL, इसीलिए हम इसको 2l मानते हैं। अगर इसको L मानेंगे तो ये L/2 हो जाएगी, L/2 हो जाएगी और हमें डेरिवेशन में बहुत दिक्कत होगी। कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में इसको D माना गया है, स्मॉल d माना गया है, फिर वो D/2 ये हो जाती है, D/2 ये हो जाती है, जिससे हमें इस व्यंजक में दिक्कत होती है। तो हम ऐसी दूरी मानते हैं जो दो भागों में अगर बटेगी तो समान मात्रा में बट जाए, इसीलिए इसके बीच की दूरी को हम हमेशा 2l कंसीडर करते हैं, 2l मानते हैं। कुछ बुक्स में 2l मानी गई है, कुछ बुक्स में d मानी गई, स्मॉल d मानी गई। स्मॉल d से बचिएगा, हम ऐसी इस तरह से मानेंगे कि आपकी जो 2l है वो बराबर दो भागों में अगर बटेगी तो वो l और l हो जाएगी, l और l हो जाएगी। तो ये जो आपका बन गया है ये एक द्विध्रुव बना है अभी। ठीक है, अब इस मध्य बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर निकलती है, किससे? आवेश से। और इस मध्य बिंदु से हम मानेंगे कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब ये परीक्षण आवेश कहाँ है? इसी अक्ष पर है, इसी अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? उसी अक्ष पर है जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव बना है। वैद्युत द्विध्रुव बना है इसी अक्ष पर हम उस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, उस बिंदु को कंसीडर करते हैं जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। अगर वह बिंदु उसी अक्ष पर है तो उसको कहते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। और अगर इस अक्ष पर नहीं होगा
कहीं और भी हो सकता है वो पॉइंट जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है अक्षीय स्थिति में, तो मध्य बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको हम स्मॉल r मानते हैं, स्मॉल r मानते हैं। मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो हमें दिशा भी निकालनी पड़ेगी। तो इस माइनस q के कारण हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर माइनस q के कारण इस जो बिंदु है जिस पर ये q नॉट रखा हुआ है इसको हम p कंसीडर करते हैं, p मानते हैं। तो माइनस q के कारण p पर, माइनस q के कारण p पर तीव्रता, हम तीव्रता शब्द लिखेंगे, इस शब्द का अर्थ होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता वर्ड आता है अगर इस चैप्टर में तो उसका अर्थ होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो इसको आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा वर्ड ना लिख के केवल तीव्रता लिख सकते हैं। इसको अगर हमने E1 माना है तो इस E1 की दिशा आपको पता होगी कि किस तरफ होगी, उसको अभी हम निकालेंगे। और प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता प्लस Q के कारण इसको हम E2 कंसीडर करते हैं। ये कितना होगा वो तो बाद में निकालेंगे, लेकिन हमने इसको E1 और E2 माना है। माइनस Q के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझिएगा, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, माइनस की तरफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि माइनस जो है और प्लस है अगर विपरीत हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। E1 की दिशा किस तरफ होगी, Q की तरफ। कौन सी Q की तरफ, माइनस Q की तरफ, तो ये E1 की दिशा होगी। अब प्लस Q के कारण हमने क्या माना है, प्लस Q के कारण हमने माना है E2। अब E2 की दिशा क्या होगी, E2 की दिशा होगी बाहर की तरफ, E2 की दिशा होगी बाहर की तरफ। क्यों बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान प्रकृति के जो आपके आवेश होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो सजातीय आवेश होते हैं वो आपके एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दोनों प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों माइनस हैं तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर विजातीय हैं, विजातीय का अर्थ है अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग जाति का अर्थ है एक प्लस है और दूसरा माइनस है, या एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये विजातीय हैं, ये प्लस ये माइनस, आकर्षण होगा, इसलिए E1 की दिशा इस तरफ होगी। ये प्लस और ये प्लस सजातीय हैं, एक ही जाति के हैं, तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे में प्रतिकर्षण होगा। तो ये होगी दिशा E1 की, ये दिशा होगी E2 की। अब हम निकालेंगे माइनस Q के कारण P पर तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है। तो इस समय निकालिएगा तो इसको भूल जाइए, ये आई नहीं, ये बिंदु आवेश है और यहाँ पर तीव्रता निकाल रहे हैं, ये बिंदु आवेश है यहाँ पर तीव्रता निकाल रहे हैं। उसका क्या आपका डेरिवेशन था, ये था 1/4πε0, 1/4πε0 के, और आवेश था आपका Q अपॉन बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी A से लेके P तक की दूरी, A से लेके P तक की दूरी AP है, और AP कितनी होगी, ये L है ये R है, तो R में इस L को जोड़ दीजिए, इस में इतनी दूरी को जोड़ दीजिए, तो कितनी हो जाएगी R प्लस L। A से लेकर P तक की दूरी, तो A से लेकर P तक की दूरी होगी R प्लस L। इसी तरीके से AB नहीं BP, B से लेकर P तक की, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ये होगी। तो क्या करिए आप, इस R में से इस L को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा R माइनस L। पुनः समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है R है, और यहाँ O से लेकर A बिंदु तक की दूरी L है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। और अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये जो दूरी आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी, माइनस Q से P तक की दूरी, माइनस Q से P तक की दूरी।
अब ये ध्यान देना है कि माइनस क्यू कहां पर है और पी कहां पर है। माइनस क्यू है ए पर और पी कहां है ये, यानी एपी आएगी। एपी का अर्थ होता है आर प्लस एल, यहाँ पर आर प्लस एल। अब उसको ध्यान दीजिएगा, जो डेरिवेशन आपका आया था किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो ये आया था आपको, ये आया था Q अपान आर स्क्वायर था। यहाँ जो बीच की दूरी है उसका क्या आता है, वर्ग आता है। तो बीच की दूरी का यहाँ क्या आएगा, वर्ग आएगा, बीच की दूरी का वर्ग। तो ये माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता इतनी है, ठीक है। अब प्लस क्यू के कारण कितनी होगी, ये होगी आपकी 1/4πε0 के Q अपान आर माइनस एल। अब देखिए यहाँ माइनस क्यू था तो यहाँ ये क्यू क्या रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ ये क्यू कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक। अब दो विद्युत क्षेत्र हो गए यहाँ पर, एक E1 हो गया और एक E2 हो गया। और निकालना क्या है आपको, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब संकट है यहाँ पर कि दो विद्युत क्षेत्र हो गया, 2 से एक कैसे बनाए। तो कभी भी सदिश राशि जो होती है, सदिश राशियों की दिशा चाहे एक तरफ हो चाहे दो तरफ हो, उसमें क्या निकाला जाता है, हमेशा परिणामी निकाला जाता है, उसमें हमेशा रिजल्टेंट निकाला जाता है। यहाँ परिणामी क्या निकाला जाएगा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, इन दोनों की दिशा एक समान है तो जुड़ जाएगा, बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग का मतलब है अगर दोनों विपरीत हैं तो दोनों के बीच में माइनस आएगा, अगर दोनों समान है तो दोनों के बीच में प्लस आएगा। तो बीजगणितीय योग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, दोनों विपरीत हैं तो घटाना पड़ेगा। अब घटाने के लिए परिणामी तीव्रता E होगी। अब ये E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा, इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन है। बड़े में से छोटा घटाया जाता है, बीजगणितीय योग तो होता है लेकिन बड़े में से छोटा घटाया जाता है, बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो बड़े में से छोटा अगर आप घटाएंगे तो इस E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा। इसमें देखिए ये वाला पद तो एक जैसा है, ये वाला पद है और ये वाला पद है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी परिमाण में समान है, केवल चिन्ह में विपरीत है, तो इनको ना हम बड़ा मान सकते हैं ना छोटा मान सकते हैं। Q का मान अगर 1 है तो इस Q का मान भी 1 होगा, बस एक प्लस एक होगा, एक माइनस 1 होगा, ठीक है। और सदिश राशि में चिन्ह का महत्व तो नहीं होता है, सदिश राशि में चिन्ह का महत्व केवल दिशा निकालने के लिए होता है। परिमाण में जब भी हम परिमाण में वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, परिमाण में जब भी हम मान रखते हैं तो परिमाण में हम प्लस और माइनस नहीं देखते हैं, उसमें केवल हम वैल्यू रखते हैं। यहाँ प्लस और माइनस का केवल एक ही रोल था, वो था इन दोनों की दिशा निकालना, ठीक है। तो यहाँ परिमाण रखा जाता है, परिमाण का अर्थ है उसकी एक अंक एक वैल्यू रखी जाती है, उसमें प्लस और माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों में जो रोल प्ले करेगा वो ये प्ले करेगा अपॉन वाला। आपको पता है कि E जो है यहाँ पर E के व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर, अर्थात इसकी वैल्यू बढ़ी, R की वैल्यू बढ़ी तो इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू घटेगी, और इसकी वैल्यू अगर घटी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ जुड़ रहा है R में, यानी ये वैल्यू बढ़ेगी, जाहिर सी बात है ये बढ़ेगी, यानी ये क्या होगा, ये छोटा होगा आपका, ये छोटा होगा। अब इसमें कुछ घट रहा है, कुछ भी हो मान L का वो घटेगा, निग्लेजिबल हो नगण्य भी हो तब भी घटेगा, यानी ये ज्यादा होगा। तो ज्यादा क्या है आपका E2 और कम क्या है E1, तो ज्यादा माइनस कम वाला घटेगा, यानी आएगा E2 माइनस E1। तो परिणामी कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। कैसे घटेगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत है तो घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। कैसे ज्ञात करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इन दोनों पदों की तुलना करेंगे, और दोनों पदों की तुलना में ये वाला पद समान है, कोई तुलना ही नहीं इसमें, क्यों दोनों में आ रहा है उसकी भी कोई तुलना नहीं होगी। तो बटे में जो राशि आ रही है वो डिफर है, अब अगर वो डिफर है तो उसमें तुलना होगी। अब इसकी तुलना कैसे करेंगे, E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर है, यानी R में कुछ जुड़ रहा है तो ये पूरा पद जुड़े बढ़ेगा तो E कम होगा, E कम होगा, तो यहाँ तो बढ़ रहा है इसलिए E कम हो जाएगा, अर्थात ये छोटा होगा, और यहाँ कुछ घट रहा है इसलिए ये बड़ा होगा। अब अगर ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो बड़े वाले में से छोटा घटेगा, तो जो परिणामी तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब E बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये E2 की जगह आएगा 1/4πε0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस
1/4πε0 के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, 1/4πε0, 1/4πε0 के दोनों में है और Q भी है, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, यहाँ बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा आपका। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे समझने के लिए थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, जगह नहीं बची है, इसके आगे समझिएगा। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए E बराबर यहां पर क्या बचा, Q अपान 4πε0 के। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लेंगे एलसीएम, यहां पर लेंगे एलसीएम, अपॉन में एलसीएम आएगा इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का, ये है और ये a प्लस बी है, तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका ये a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला आपका होता है, पता होगा, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इसकी ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर है आपका r माइनस एल, r प्लस एल और उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो आपकी घात होगी वो भी स्क्वायर होगी, अंदर भी स्क्वायर होगा और बाहर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनका आया है लेकिन इसके बाहर भी तो स्क्वायर लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये ऊपर इधर वाला पद आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसकी इधर होगी मल्टीप्लाई, इसकी इस तरफ होगी एलसीएम में। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होगी कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर r स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ a और b तो है नहीं, a की जगह r है और b की जगह l है, तो ये हो जाएगा 2lr माइनस, इसके चिन्ह बदलेंगे क्योंकि माइनस लगा है, चिन्ह बदलेंगे तो r स्क्वायर आएगा वो भी माइनस का होगा, l स्क्वायर आएगा वो भी माइनस होगा और माइनस का 2lr आएगा वो हो जाएगा प्लस का, माइनस का 2lr आएगा वो हो जाएगा प्लस का। यहाँ आ रहा है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, पुनः समझिए, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस पहले लगा हुआ है इसलिए चिन्ह बदलेंगे, तो a स्क्वायर माइनस का होगा, b स्क्वायर माइनस का होगा, 2ab जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, वो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा q अपान 4πε0 के। अब देखिए इसमें कटेगा क्या, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, 2lr ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4lr अपॉन आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब कुछ हम इसमें गुणागणित करते हैं, देखिएगा हम क्या गुणागणित करते हैं। देखिए हमने ये क्यों छोड़ दिया है या नहीं लिखा है, इस 4 को हम ले सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, क्यू आएगा, इसके साथ यल आएगा और साथ में बचा है r ये वाला। ठीक है, नीचे आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। क्या किया हमने, 2ql को एक साथ लिखा, क्यों ऐसा लिखा अभी आपको समझ में आएगा कि 2ql को हमने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, थोड़ा हम और इरेज करते हैं, जगह बनाते हैं, उसके बाद इसके आगे समझते हैं। बहुत अच्छा व्यंजक है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, तो देखिए इधर चल रहा है हमारा e बराबर 1/4πε0 के। ठीक है, ये 2 है
इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये R है इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। जो 2QL है, हमने आपको बताया P बराबर 2Q, P बराबर अभी बताया Q इंटू 2L, या P बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2QL। यानी ये जो पद है 2QL वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा, पद P आ जाएगा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसकी घात 2। ठीक, अब आगे समझिएगा ध्यान से। अब क्या किया जाता है कि जो L है और इसकी अपेक्षा जो R है, इनमें तुलना की जाती है। तो ये माना जाता है, ये कंसीडर किया जाता है कि जो R है वो L की अपेक्षा काफी बड़ा है, L की अपेक्षा काफी बड़ा, यानी L क्या है, बहुत छोटा है। और किसी छोटी राशि का अगर वर्ग कर दिया जाए तो वह और छोटा हो जाता है। जैसे R का मान 5 है और L का मान 0.5 है। R का मान 5 है और L का मान 0.5 है। अब अगर R का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, R का अगर वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 0.5 का अगर आपने वर्ग कर दिया तो वो 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ R स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, और L स्क्वायर कर रहे हैं तो 0.25 हो रहा है। ये मान लीजिए 50 था, अब ये 25 हो गया, छोटा हो गया। यानी अगर किसी छोटी राशि का स्क्वायर कर दिया जाए तो वह और छोटा हो जाता है। तो क्या किया जाता है, इसकी अपेक्षा इस पद को छोड़ दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि L R की अपेक्षा हमने कंसीडर किया है बहुत छोटा है। ठीक है, तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2RP अपान आ जाएगा R की घात 2 है, बाहर भी 2 है, L तो छूट गया है, तो बाहर जो है ये घातें किस प्रकार से होती हैं, गुणा में होती हैं। तो 2 गुणा 2 बराबर R की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। इस R से इसको काटोगे तो R की घात कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान R की घात 3। ये आपका फाइनल डेरिवेशन होता है, फाइनल व्यंजक होता है। कब, अक्षीय स्थिति में या उन्नत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण हो रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक निकालिए, डेरिवेशन कीजिए। तो डेरिवेशन में आपको ये सब करना था। ठीक है, अगर k का मान 1 होए, ये k का मान 1 कब होगा, जब वायु होगी या निर्वात होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R की घात 3, 2P अपान R की घात 3। ठीक है, ये होता है अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अक्षीय स्थिति में कितनी होती है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान से समझा होगा। अब निरक्षीय स्थिति का अर्थ समझिए। सर्वप्रथम आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। इसमें माइनस क्यू इधर होगा, प्लस क्यू इधर होगा। अभी बताया था माइनस पहले प्लस बाद में। बीच की दूरी होगी 2L, मध्य बिंदु एक मानेंगे O। ठीक है, ये काम करना है दोनों में। ये वाली जो दूरी होगी वो L हो जाएगी, इधर वाली जो दूरी होगी वो भी L हो जाएगी। दो भागों में बट गई क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अब ये निरक्षीय स्थिति का अर्थ है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो बिंदु इस अक्ष पे नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। अब कहीं भी कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ हमें निश्चित आकृति लेनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो क्या करते हैं निरक्षीय स्थिति में, वो बिंदु ऐसी जगह मानते हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो हमने मध्य बिंदु के ऊपर मान लिया है, नीचे मान सकते हैं आप, उल्टा त्रिभुज बन जाएगा। ऊपर मान लिया है ये बिंदु P, ये AB है। AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। और इसकी मध्य बिंदु से जो दूरी है वो जैसे मैंने उसमें मानी थी वैसे इसमें मानता हूं, R। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति है क्योंकि ये बिंदु इस अक्ष पर नहीं है। अगर इसी अक्ष पर ये बिंदु होता जिस पर तीव्रता निकालनी है तो ये आपकी अक्षीय स्थिति होती। अब इस अक्ष पर नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, हो गया एक त्रिभुज का निर्माण। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय से ये L है, अभी बताया ये L है, ये R है।
ये आधार है, ये आपका लंब है, और ये क्या बनेगा, एपी कर्ण बनेगा, बीपी क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप इसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप अलग से निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों बराबर आएगा क्योंकि ये एल है, ये भी एल है, बीच का आर है। तो कर्ण कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आगे ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है आपको, आपको समझना है कि हम इसमें E1 और E2 किस तरीके से कंसीडर करेंगे, E1 और E2 किस तरीके से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एक परीक्षण आवेश, क्या रखा आपने, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कैसा लिया जाता है, धनावेश लिया जाता है सर। कैसा लिया जाता है, धनावेश लिया जाता है। ब्रेन में, दिमाग में कहीं बैठा लीजिए, परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश लिया जाता है, बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो इस माइनस क्यू के कारण, ये माइनस है, ये प्लस है, बाहर अंदर की तरफ आएगा तो ये E1 हो गया। यहां लिखिए माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता क्या कंसीडर की है मैंने, E1 कितनी होगी अभी बताएंगे। और प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, ये हमने क्या कंसीडर की है, E2 की है सर, ठीक है। अब ये E1 हो गई किस तरफ, इसकी तरफ, और प्लस ये भी है, प्लस ये भी है, तो ये हो गई E2, बाहर की तरफ जाएगी, रिपल करेगा। दोनों प्लस है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो बाहर जाएगा E2। अब परिणामी कैसे निकलेगा साहब, एक नीचे है, एक ऊपर है, दोनों की निश्चित दिशा ही नहीं है, ना हम घटा सकते हैं ना हम जोड़ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करते हैं हम, ये इस कोण को कंसीडर करते हैं, इस कोण को, इसको मानते हैं थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, झुकाव समान है, झुकाव समान है। यहाँ पर हमने एक स्पर्शी खींच दी है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसको कहते हैं एकांतर कोण, पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में मैथ में। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा साहब, मान लिया थीटा है। अब क्या किया जाता है, अगर आपको दिशा ऐसी हो, ना तो लंबवत हो ना क्षैतिज हो, किसी सदिश राशि की दिशा ऐसी है कि साहब ना लंबवत है और ना क्षैतिज है, तो क्या किया जाता है, उसके घटक निकाले जाते हैं। सीखा होगा आपने 11th में, 11 में। घटक किस प्रकार निकाले जाते हैं, घटक होते हैं दो, एक लंबवत घटक होता है सदिश राशि का, एक क्षैतिज घटक होता है। लंबवत घटक के साथ हमेशा साइन आता है, लंबवत घटक के साथ हमेशा साइन आता है, और जो क्षैतिज घटक होता है उसके साथ कॉस आता है। तो क्या होगा इसमें, देखिए साहब, अब इसका लंबवत घटक निकालेंगे और क्षैतिज घटक निकालेंगे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम अलग से मान लेते हैं, ये बिंदु P है, ये क्षैतिज लाइन है, एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब देखिए ये बिंदु P है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, उसमें बनाएंगे तो बहुत ज्यादा किचकिच हो जाएगी, समझने का प्रयास कीजिए, अलग से बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये बिंदु P है, ये क्षैतिज लाइन है। अब हम E1 को सबसे पहले निकालते हैं, तो E1 का ये घटक होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो E1 का जो घटक होगा लंबवत, तो नीचे की तरफ होगा। E1 का घटक नीचे की तरफ होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है, लंबवत घटक, ये होगा E1 sin। अब कोण कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, थीटा, तो ये होगा E1 sin थीटा। E1 का लंबवत घटक, E1 का लंबवत घटक क्या होगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। अब ये साहब ऊपर की तरफ जा रहा है E2, तो ये होगा ऊपर की तरफ इसका लंबवत घटक क्या होगा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, ठीक है। ये हो गए लंबवत घटक साहब, E2 ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए उसका लंबवत घटक भी ऊपर जाएगा, क्या होगा, E2 sin थीटा। E1 नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका भी लंबवत घटक कहाँ होगा, नीचे की तरफ, क्या होगा, E1 sin थीटा। अब क्षैतिज घटक की बात हो गई, तो देखिए कोई भी इस तरफ नहीं जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है, तो दोनों क्षैतिज घटक कहाँ आएंगे, इस तरफ आएंगे, क्योंकि दोनों की दिशा एक इधर है एक इधर है, तो क्षैतिज घटक दोनों के जो होंगे वो इस तरफ होंगे। एक होगा E1 cos थीटा और एक होगा E2 cos थीटा। इस तरफ क्यों है दोनों, इस तरफ क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में होगा क्षैतिज घटक, इसके और इसके बीच में होगा क्षैतिज घटक, तो किस तरफ होगा, इस तरफ।
इस तरफ, तो दोनों एक ही दिशा में होंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब ध्यान से समझिएगा कि जो आपका E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है, अब ये कोण तो बराबर होगा साहब, दोनों में साइन है, ये भी बराबर होगा। और E1 और E2 का मान, E1 और E2 का मान अभी आपको बता रहे हैं कितना होगा, उसके बाद हम इसे समझते हैं। E1 का मान देखिए माइनस क्यू के कारण E1, ठीक है, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। उसी से निकलेगा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जिसका प्रयोग हमने अच्छी स्थिति में किया है, जिसका प्रयोग हमने अच्छी स्थिति में किया है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। लास्ट वीडियो में देखिएगा हमने बताया था ये आता नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आता है, इसका अनुप्रयोग आता है। यहाँ पे आएगा माइनस का क्यू, उसको हमने बताया था कि माइनस क्यू प्लस क्यू केवल दिशा निकालने के लिए काम में आता है, यहाँ पर उसका परिमाण यूज करते हैं। यहाँ पे आएगा एपी, एपी कितना है, ये करणी के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको पता है उसमें क्या आता है, आर स्क्वायर आता है, यानी दोनों के बीच की दूरी जितनी होगी उसका वर्ग होगा साहब। अब ये वर्ग तो हो रहा है, अब ये वर्ग होगा तो ये करणी क्या होगा, हट जाएगा, तो इतना आ जाएगा साहब, इतना आ जाएगा। E2 निकाल लेते हैं साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्यू आएगा। अब इसके बीच की दूरी भी वही है, इसकी भी करणी हट जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये दोनों वैल्यू कैसी आ गई, बराबर आ गई, दोनों वैल्यू बराबर आ गई। अब ये जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है, ये एक दूसरे के विपरीत है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है साहब, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों में sin थीटा आ रहा है, तो ये तो बराबर हो गया, E1 E2 यहाँ पे बराबर हो गया, यानी क्या होगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों बराबर होंगे, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है साहब। E1 sin थीटा नीचे की तरफ है और E2 sin थीटा ऊपर की तरफ है, दोनों दिशा में विपरीत है और समान है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये निरस्त कर देंगे साहब, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों की वैल्यू बराबर है। मान लीजिए ऊपर जा रहा है 5 है, नीचे जा रहा है 5 है, परिणामी निकालोगे 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0, रिजल्ट 0 आ जाएगा, दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों सदिश राशियां हैं साहब, तो बीजगणितीय योग होगा, बीजगणितीय योग होगा तो दोनों में से घटा दिया जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो साहब निपट गए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो निपट गए। अब परिणामी क्या होगा, ठीक है, परिणामी तीव्रता क्या होगी, बताया था जब एक से ज्यादा हो तो क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। अब दो ही बचे हैं, क्या बचा है, एक तो E1 cos थीटा बचा है, एक E2 cos थीटा बचा है, और दोनों एक ही लाइन में है, एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा साहब, बीच में प्लस आएगा, बताया था बीजगणितीय योग होगा, दिशा एक जैसी है तो प्लस, विपरीत है तो माइनस, ठीक है, ये आएगा E1 cos थीटा और ये आएगा E2 cos थीटा, तो परिणामी क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 cos थीटा कितना होगा, E2 cos थीटा कितना होगा, वो आपको पता होना चाहिए। E1 का मान हमने पहले निकाल लिया, E2 का मान भी पहले निकाल लिया, अब cos थीटा निकालना है साहब, cos थीटा कितना होगा, तो देखिएगा cos थीटा कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, हमने ये त्रिभुज ले लिया है, ये वाला, ठीक है, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है L, कर्ण कितना है, ये करणी के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए, अब किसी भी तरीके से इस क्षेत्र का कोई उपयोग नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, इस क्षेत्र को हम इरेज कर देंगे, इसका कोई अनुप्रयोग उपयोग अब नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने आपको बताया है विज्ञान कठिन नहीं है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास किया तो इंटर में आपका कल्याण हो जाएगा, इंटर में आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें E निकालना है, E1 की वैल्यू रखिए, ये हम निकाल चुके हैं, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसके साथ क्या आएगा Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बीच में आएगा E2, cos थीटा को हमने कॉमन ले लिया है, cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए E1 प्लस E2 cos थीटा, cos थीटा कॉमन ले लिया है दोनों में, E2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके साथ आएगा कॉमन क्या लिया हमने, कॉस थीटा। क्या कॉमन लिया है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के साथ ये वैल्यू रखेंगे हम, तो ई बराबर, अब ये दोनों एक जैसे आ गए तो क्या हो जाएगा, ये दो, एक और एक दो हो जाएगा, एक जैसा हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो हो गया साहब ब्रैकेट के अंदर वाला। कॉस थीटा कितना आया, कॉस थीटा आया है यल बटे कर्णी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके आगे देखिएगा, इसको एक साथ लिख लीजिए 2ql, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql। अब देखिए ये घात एक है, उसकी घात कर्णी का घात का मतलब है आधी, 1/2, एक में आधा जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 1.5। अब 1.5 को गणितीय रूप से कैसे लिखेंगे, 3/2। 1.5 को क्या लिखेंगे, 3/2 गणितीय रूप से 3/2। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 3/2। आगे समझिए, के छूट गया है, के लिख लीजिए। इसको मैंने बताया किसके बराबर हो जाता है, p। p बराबर क्या होता है, 2ql, p बराबर 2ql। और हमने बताया कि जो r होता है वो काफी बड़ा होता है l की अपेक्षा। अच्छी स्थिति में समझा है आपने, पुनः वही लगेगा। अगर r बड़ा है l छोटा है तो उसका स्क्वायर होगा जो छोटे पद का, तो वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, यानी r की अपेक्षा जो l है वो और छोटा हो जाएगा। अब r की अपेक्षा l छोटा हो जाएगा तो साहब इसको फिर छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो E बराबर आपका आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, और इसके साथ के। अब ये 2ql क्या हो गया, p हो गया साहब, ये हो गया r स्क्वायर, और इसकी बाहर घात कितनी लगी है, 3/2, l स्क्वायर हो गया। अब ये घात गुणा में है तो ये कट जाएंगे, ये घात इस तरीके से लिखी है साहब, 2 गुणा 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो घात कितनी बचेगी, 3। तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की घात 3। ये साहब होता है व्यंजक निरक्षीय स्थिति में, ये होता है व्यंजक निरक्षीय स्थिति में। अब आपसे पूछा जाए साहब कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में जो व्यंजक आया है, जो डेरिवेशन आया है, इसमें आपस में तुलना की जाए तो क्या समानता है, क्या विषमानता है। तो ये तो आ गया साहब निरक्षीय स्थिति में, के का मान हमने 1 कर दिया है वायु तथा निर्वात के लिए। ठीक है, तो जब हमने अच्छी स्थिति में निकाला था साहब तो ये इतना आया था 2p अपॉन r की घात 3। तो देखिए यहाँ 2 नहीं आया है, यानी अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की दोगुनी होती है, निरक्षीय स्थिति की दोगुनी होती है, क्योंकि यहाँ p आया है केवल, यहाँ 2p आया है। तो दोनों में तुलना की जाए तो अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति से दोगुनी होती है, निरक्षीय स्थिति से दोगुनी होती है। निरक्षीय विधि थोड़ी कठिन लगती है बच्चों को, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है आपको, उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो अच्छी और निरक्षीय दोनों स्थितियां आपको समझ में आएंगी, दोनों स्थितियां आपको समझ में आएंगी। इसके बाद हम समझते हैं, इस पहले हेडिंग को समझिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है, प्रश्न आएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस हेडिंग का अर्थ समझिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र, कहीं पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कहीं पर जो वैद्युत क्षेत्र है एक समान है, ठीक है, सभी बिंदुओं पर एक समान है, और इसमें क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव को हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं, क्षैतिज से कुछ कोण बनाए हुए हैं, ये क्षैतिज से कुछ कोण बनाए हुए हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे ना ही वर्टिकल लेंगे, अर्थात ना तो क्षैतिज लेंगे और ना ही ऊर्ध्वाधर लेंगे, ये क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाए हुए रखा हुआ है, क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाए हुए रखा हुआ है। मान लेते हैं ये क्षैतिज के साथ या एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए हुए रखा हुआ है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव ये कैसे हो गया, ठीक है, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, माइनस पहले प्लस बाद में वैद्युत द्विध्रुव मानने के लिए। अब इस वैद्युत द्विध्रुव ये रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र पे, और इस पे क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। आघूर्ण का अर्थ समझिए, बल का अर्थ आपको पता होगा, आघूर्ण टॉर्क का अर्थ होता है वह बल जो किसी चीज को घुमाने की टेंडेंसी रखता है, किसी चीज को घुमाने का प्रयास करता है। तो
तो अगर बल लग रहा है तो ठीक है, लेकिन वह बल अगर किसी वस्तु को घुमा सकता है या घुमाने का प्रयास करता है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं, उसको बलाघूर्ण कहते हैं। तो ये घूमेगा कैसे साहब, इसमें एक बल ऊपर लगे एक बल नीचे लगे, ये घूमने लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर फिक्स है, ये घूमने लगेगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो भी उतना होना चाहिए जितना ये है। अब दो बल लग रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं बलयुग्म। बलयुग्म कहते हैं, तो इसको बलयुग्म का आघूर्ण भी कह देते हैं। बल का एक पेयर लग रहा है, बल का एक युग्म लग रहा है, तो इसको बलयुग्म भी कह देते हैं। तो बलयुग्म का टॉर्क कितना होगा, बल आघूर्ण कितना होगा, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये जो आपकी इसकी ऊंचाई है इसको हम b मान लेते हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो b मान लेते हैं। अब जो बलाघूर्ण होता है, बलाघूर्ण होता है आपने 11th में पढ़ा होगा, बलाघूर्ण बराबर होता है बल और गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी साहब, कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। टॉर्क बराबर होता है, बल बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कितनी हो गई यहाँ पर, उसको हमने b कंसीडर किया है। लंबवत दूरी का मतलब है ये वर्टिकल हाइट। ठीक है, बल कितना माना है साहब, बल हमने f माना है। अब ये लंबवत दूरी कितनी होगी, ये लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच की जो दूरी होती है ये इसको हम कितने क्या मानते हैं, 2l मानते हैं। ठीक है, और ये b है साहब, इसको हमने b माना है। ये थीटा है, b आपको निकालना है, b कितना होगा, b आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, देखिएगा क्या करें हम, साइन लगाते हैं निष्पत्ति में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण साहब। आधार हमें पता ही नहीं है तो ऐसी निष्पत्ति का उपयोग करेंगे कि ये निकालना ये आ जाए, कोण हमें पता है, b बटे 2l आ जाएगा। अब b बराबर क्या होगा, b क्या है आपकी लंबवत दूरी है साहब, b बराबर होगा 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। तो ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अब ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये आपसे कहा गया है। अब साहब एक समान विद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ तो होगा, उस एक समान विद्युत क्षेत्र को क्या मान लेते हैं हम, E मान लेते हैं कि ये E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है साहब, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। और ये वैद्युत द्विध्रुव क्या हो रहा है, इसमें एक बल लग रहा है जो इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बलाघूर्ण कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। ठीक है, अब F का मान हम E के पदों में रखने का प्रयास करते हैं। तो E बराबर आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, F बराबर होता है, सॉरी E बराबर होता है F बटे Q नॉट, या F बराबर होता है E इंटू Q नॉट। तो इस F को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह E वाला पद लाएंगे, ये होगा E Q नॉट इंटू 2L sin थीटा। E हमने एक तरफ कर लिया है और ये 2Q0L, इसको एक साथ लिख लीजिए। क्यों लिखा है हमने साहब, क्योंकि ये होता है B के बराबर। अभी करा रहे हैं आपको, अच्छी स्थिति में भी इसका अनुप्रयोग किया हमने, अच्छी स्थिति में भी इसका अनुप्रयोग किया। तो ये होता है साहब EP sin थीटा, EP sin थीटा। और ये क्या है, बलाघूर्ण। इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे साहब टाउ कहते हैं, नॉट टाउ, इसे कहते हैं टाउ। ठीक है, किस भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है। मैंने आपको बताया था कि जो विज्ञान में, विशेष रूप से भौतिक विज्ञान में जो प्रतीक चिन्ह लिए गए हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के नहीं है, वो लैटिन वर्णमाला के हैं। और लैटिन वर्णमाला के अंतर्गत आपके जो वर्ड है, पहला अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ये है, इसी अल्फा से बना है साहब अल्फाबेट। ठीक है, अंग्रेजी ने लैटिन भाषा को कॉपी किया है, अंग्रेजी बाद की भाषा है, लैटिन पुरानी भाषा है। लैटिन भाषा में विज्ञान में प्रतीक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, वो लैटिन भाषा के हैं। ठीक, तो ये टाउ है साहब, टाउ बराबर होता है EP sin थीटा। ठीक, अब अगर पूछा जाए इसका सदिश रूप साहब, इसका सदिश रूप क्या होगा, तो ये भी एक सदिश राशि है, ये हो जाएगा E, ये भी सदिश राशि है sin थीटा, ये इसका सदिश रूप हो गया साहब। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये अधिकतम कब होगा साहब, टाउ अधिकतम कब होगा, टाउ अधिकतम कब होगा, ये किस पर वेरी करेगा, मतलब परिवर्तित होगा, ये परिवर्तित होगा थीटा के साथ से। अब थीटा का अर्थ है यहाँ साइन थीटा वाला पूरा पद। अब साइन थीटा टेबल में अगर आप पढ़ेंगे तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम होता है, वो साहब मान होता है 90 अंश। और थीटा अगर 90 अंश है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन में अधिकतम मान 1 होता है,
तो जो टाउ अधिकतम होगा, टाउ मैक्सिमम होगा, वो बराबर होगा आपका EP, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। टेबल में साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, करणी 3/2, करणी सॉरी 1/2, ये मान 1 से छोटे हैं, तो साइन में अधिकतम मान होता है 1 का, वो होता है 90 अंश का। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा E और P, E और P। तो आपका ये पहला जो चैप्टर था, ठीक है, इसमें लगभग जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपको बता दी हैं। अब आपको गॉस की प्रमेय और पढ़नी है, और गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं वो और पढ़ने हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगता है, ये भी आपको इसमें पता होगा। ठीक है, इसमें पता होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को थोड़ा सहयोग प्रदान कीजिए। अगर हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव आ सकते हैं, और लाइव आ सकते हैं तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे लाइव देखते समय उनका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे, अगर हमसे संभव होगा और हमें आता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।